नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है। मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। भरत तिवारी एनकाउंटर के दौरान एसडीएम की मौजूदगी पर बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यह एक अपराध से संबंधित मामला था। एसडीएम वहां क्या कर रहे थे? अभयानंद बिहार का जाना माना नाम है। उन्होंने नीतीश सरकार के दौरान कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया था। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, सबसे पहले सवाल है, पहला सवाल यह है कि पूर्व डीजीपी ने जो सवाल उठाए हैं वो बड़ा सवाल उन्होंने उठा दिया। बिल्कुल सही सवाल उठाया है और ये सवाल तो मैं पहले से उठा रहा हूँ कि भाई एसडीएम से भरत की का क्या कनेक्शन था। बिल्कुल। देखिए, भरत तो बाढ़ कटाव पीड़ितों की लड़ाई लड़ रहा था और वो लड़ाई एसडीएम से ही था उसकी थी, बिल्कुल। क्योंकि एसडीएम ही ये सब काम कर सकते थे। उन्होंने भरत तिवारी एनकाउंटर पर इससे सवाल उठाया है कि क्योंकि एसडीएम को वहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई दो तरह की होती है। एक तब होती है जब भीड़ हो, लोगों का जमावड़ा हो या कानून व्यवस्था का मामला हो। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों को तैनात किया जाता है। इस मामले में तो एसडीएम भी वहाँ मौजूद थे और उनका कहना है कि उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि एसडीएम वहाँ क्या कर रहे थे। बिल्कुल। अभयानंद ने कहा कि ये मजमा वाली दिक्कत थी नहीं, कोई पुलिस एक व्यक्ति को पकड़ने गई थी, इसलिए यह प्योर क्राइम से संबंधित मामला था। ऐसे मामले में एसडीएम का कोई सीधा संबंध ही नहीं होता है। जिलाधिकारी का हस्तक्षेप होता है, लेकिन वो ऑफिस तक ही सीमित होता है। यह एक मुद्दा है जो उनकी समझ में नहीं आ रहा है, तो वाकई बड़ा सवाल उठाया है। लेकिन सर, भरत तिवारी के परिजन भी एसडीएम की भूमिका पर जो है वो सवाल उठा रहे हैं। लगातार लगातार अब देखिए, भरत की माँ, उसके भाई दोनों कह रहे हैं कि एसपी के आदेश पर गोली चली है, एसडीएम के कारण ये हत्या हुई है। और ये ठीक, ये सच है कि जो ये इनकाउंटर हुआ है उसके तार कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार से जुड़ रहे हैं। अब बाढ़ जवैनिया गांव में बाढ़ आई थी, सैकड़ों घर गंगा में समा गए थे, आपको पता ही है। वहां पर बिल्डिंग का काम चल रहा है, बांध पर पत्थर बिछाए जा रहे हैं। 52 करोड़ का लगभग ठेका है और वहाँ राजनेता भी रंगदारी मांगने पहुंच चुके हैं। अच्छा। केस मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। बीजेपी के ही नेता हैं, विधायक हैं वहाँ, एक नेता भी हैं उनके चाचा, उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है कि रंगदारी की मांग इन्होंने बिहार की। में जो बीजेपी के विधायक बने हैं। विधायक बने हैं वो, उन पर भी आरोप लगा था। और एक ऑडियो है जिसमें उनके लोग ठेकेदार से रंगदारी मांग रहे हैं, काम रुकवा रहे हैं। अच्छा। और उनके चाचा के साथ तो उठापटक भी हुई थी, ये कहा जा रहा है। एफआईआर भी दर्ज हुआ था, लेकिन उसमें पुलिस ने कोई कठोर एक्शन नहीं लिया और मन बढ़ गया। अब देखिए, अब वहीं के विस्थापित हैं जिनको यहाँ पर बिलोटी गांव के पीछे बसाया गया था, तो गड्ढे में दे दी गई थी जमीन और वहां भी नदी थी। बरसात के मौसम में वहां 7 फीट पानी भर जाता है और भरत यही लड़ाई लड़ रहा था कि यहाँ मिट्टी भरवाइए और तब घर बनवाइए। और चापाकल जो वहां लगाए गए हैं दो, उनसे गंदा पानी आ रहा था, तो उसकी मांग थी कि भाई आप सही पानी की व्यवस्था तो करिए। और इसी को लेकर एसडीएम से उसकी लगातार लड़ाई थी और एसडीएम के साथ उसकी झड़प भी हुई थी। उसके भाई का कहना है कि एसडीएम ने उसको अपने दफ्तर में बहुत अपमानित किया था, डांट फटकार कर भगा दी थी, ठीक है, उसके साथ धक्का मुक्की हुई थी और उन्होंने धमकी दी थी कि तुम्हारी हत्या करवा देंगे। उसके बाद ही उसने हथियार खरीदा और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया वीडियो। और मौका मिल गया प्रशासन को कि अब तो ठीक है, बहुत परेशान करता था। उसके परिजनों का यही आरोप है, तो वो कह रहे हैं कि एसडीएम को भी अभियुक्त बनाना चाहिए, एसपी को भी जांच के दायरे में लाना चाहिए। और 17 जून को बिलोटी गांव में आपको पता ही है कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान भरत तिवारी को मारा था और पुलिस के अनुसार उसकी ओर से 5 राउंड, तो कोई कह रहा है 10 राउंड, तो कोई कह रहा है 15 राउंड फायरिंग की गई थी। इस मुठभेड़ में पुलिस का कोई जवान घायल नहीं हुआ था, ये भी सच है। और दोनों के बीच, यानी भरत और पुलिस के बीच 30 मीटर से ज्यादा की दूरी नहीं होगी और उतनी दूरी से 15 राउंड कोई गोली चलाएगा, किसी को लगेगा नहीं, मतलब तो फायरिंग ही, हवाई फायरिंग कर रहा था, डरा रहा था केवल। और दरोगा भी कह रहा है कि आखिरी फायरिंग के बाद उसने हथियार फेंका। जब आखिरी फायरिंग के बाद हथियार फेंका तो फिर उसको गोली मारने की क्या जरूरत थी, ये भी सवाल उठ रहा है ना। और वहाँ एसडीएम क्या थे जिनसे भरत का पूरा आर पार की लड़ाई थी। और दरोगा भी कह रहा है, जिसका हमने इंट्रोगेशन किया थाने में, वो कह रहा है कि जब हमने पूछा कि क्या एसडीएम साहब को बुला दें, तो उसने कहा कि उसको तो बुलाओगे तो गोली मार देंगे, भरत बोला। तो भरत इतना नाराज था उसके नाम से ही। और अभयानंद जी कह रहे हैं कि एसडीएम भी वहां मौजूद थे इनकाउंटर के दौरान।
ठीक है ना, मुझे नहीं पता है, बिल्कुल, ये लेकिन अभयानंद पूर्व डीजीपी बिल्कुल। कह रहे हैं तो कुछ सच्चाई होगी। हुँ, तो वहाँ एसडीएम के खिलाफ तो आग उगल रहा था, कह रहा था कि वो आएगा तो उसको गोली मार देंगे, वही भ्रष्ट है, वही सब किया है। हुँ, तो वो गए क्यों वहाँ? उनकी ज़रूरत क्या थी? बिल्कुल, बड़ा सवाल इसी पर खड़ा हाँ, हुआ है। आरोप है कि सरेंडर करने के बाद भरत भूषण को गोली मारी गई है। हुँ, मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल भरत भूषण तिवारी को इलाज के लिए पीएमसीएच भी भेजा गया, बिल्कुल। जहाँ उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, हुँ, वो तो हिला देने वाली है। बिल्कुल। पोस्टमार्टम में क्या कहा जा रहा है कि 5 गोलियाँ लगी हैं। हुँ, तो अब सवाल उठ रहा है कि भई 3 गोली की ही बात हो रही थी, 5 गोली कहाँ से आ गई? बिल्कुल। कई सारे सवाल हैं, जो जिस तरीके से सर आपने वहाँ जब ग्राउंड पे लोगों से बातचीत की, तो लोग भी कह रहे हैं कि 5 गोली लगी है, लोग तो पहले से ये कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, देखिए सवाल ये है कि मैं गया था तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, हुँ, वो तो कह ही रहे थे कि यहाँ केवल 3 गोली मारी गई थी बिल्कुल। और पैर में गोली मारी गई थी और वो ज़िंदा था और कह रहा था कि छल हो गया उसके अब साथ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है सर, उसपे भी कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये सवाल खड़ा हो रहा है ना कि लोग तो कह ही रहे हैं कि 3 ही गोली मारी गई थी, हुँ, लेकिन उसके शरीर में 5 गोलियाँ मिली हैं। बिल्कुल, तो और थानेदार भी कह रहा है कि 3 ही गोली मारी गई है, मेरे इंट्रोगेशन में देख लीजिएगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। थानेदार कह रहा है कि हमने 3 ही गोली मारी, वहाँ के आई विटनेसेस कह रहे हैं कि 3 ही गोली मारी गई, उसके माता-पिता माता और भाई भौजाई सब थे वहाँ, वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्शन 3 कर गोली रहे हैं। मारी गई। हुँ, सैकड़ों लोग वहाँ मौजूद थे आस-पास, वो कह रहे हैं कि 3 ही गोली मारी गई, हाँ, 3 ही गोली की आवाज़ उन्होंने सुनी। तो चौथी, 5वीं गोली कब मारी गई? स्थानीय लोगों का कहना है कि गाड़ी में पुलिस लेकर गई, तब गोली मारी गई। मतलब इलाज के लिए पुलिस ले जा रही है और रास्ते में ही गोली मार दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि भाई इतनी इतना बड़ा आरोप है कि भाई 3 गोली की जगह 5 गोली मारी गई है हुँ, और पुलिस कोई सफाई नहीं दे रही है। बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर पुलिस को आकर बोलना चाहिए ना, बिल्कुल, कि भाई बिल्कुल। क्या सच है? एसपी साहब चुप्पी साधे हुए हैं। एसपी साहब ने तो आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ही नहीं। हुँ, लेकिन जब उन पर आरोप लगा कि भरत के भाई को धमकाने का, तो तुरंत प्रेस रिलीज आ गया कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, गलत आरोप है। हुँ, और जब ये 5 और 3 गोली वाला जो कन्फ्यूजन है, उसको तो दूर करना चाहिए ना पुलिस को आकर सामने, बिल्कुल। कि नहीं भाई हमने 3 ही गोली मारी थी, तो 5 गोली निकली कहाँ से? या बताइए कि 5 ही गोली मारी थी। चौथी गोली को लेकर सर ये कहा जा रहा है कि दाई बाह में लगी थी। देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार तीसरी गोली दाईं जांघ के मध्य भाग में, हुँ, भीतरी हिस्से में लगी है। बिल्कुल। चौथी गोली दाईं जांघ के बाहरी हिस्से में तथा 5वीं गोली बाएं पैर के मध्य भाग में हुँ, पीछे की ओर से लगी थी। बिल्कुल। मतलब पीछे से भी गोली मारी गई है उसको। हुँ, समझ रहे हैं? आमने-सामने की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल, 4 गोलियां शरीर को आर-पार कर गई थीं, बिल्कुल। जबकि पोस्टमार्टम के दौरान 1 बुलेट शरीर के अंदर मिली है, जिसे हुँ, सुरक्षित रख लिया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रत्यक्षदर्शी और मुठभेड़ में शामिल तत्कालीन थानेदार मालाकार भी केवल 3 गोली मारे जाने की बात कर रहे हैं। हुँ, अ, तो 5 गोली कैसे मिल गई? बिल्कुल। स्थानीय लोग भी सवाल उठा रहे हैं, परिजन भी सवाल उठा रहे हैं कि रास्ते में 2 गोली मारी गई। तो हुँ, पुलिस अगर एनकाउंटर हो गया, बिल्कुल। उसको अस्पताल लेके जा रही है, तो फिर रास्ते में क्यों 2 गोली मारेगी? हुँ, ये भी सवाल है ना। बिल्कुल। तो इतना बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एसडीएम क्यों वहाँ मौजूद था? ये सवाल डीजीपी पूर्व डीजीपी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब तो ये बनता है कि पुलिस आके सफाई दे, कि भाई एसडीएम किस हैसियत से थे वहाँ और 3 गोली मारी गई थी तो 5 गोली कैसे मिली? हुँ। सफाई देना चाहिए, लेकिन सफाई नहीं दे रही है पुलिस तो और कन्फ्यूजन बढ़ रहा है। अब लगता है सर कि इस मामले में अभी भी अब एसपी सामने से आकर बताएँगे कि जिस तरीके से पूर्व डीजीपी कह रहे हैं कि एसडीएम वहाँ क्यों थे, 5 गोली कैसे लगी, ये सब बता अब पाएँगे? जिलाधिकारी और एसडीएम को बताना चाहिए कि भाई एसडीएम किस हैसियत से वहाँ थे, उनकी क्या ज़रूरत थी? बिल्कुल। और उनसे तो सीधी लड़ाई थी भरत की, फिर वो क्यों गए थे? कहीं उनके कहने पर ही तो भरत की हत्या नहीं हो गई। हुँ, परिवार वाले तो यही ना कह रहे हैं कि बिल्कुल, एसडीएम ने ही हत्या करवा दी। तो अब जाँच तो होना चाहिए उनकी भूमिका की। बिल्कुल। मैंने कोशिश की कई बार उनके घर गया, दफ्तर गया, मिल नहीं पाया हुँ, क्योंकि एक मुसलमानों का एक पर्व त्योहार था 2 दिन पहले, मुहर्रम। हुँ, उस दिन भी गया था मैं, तो दफ्तर तो बंद था, तभी छुट्टी थी सरकारी, हुँ, लेकिन पुलिस वालों का दफ्तर कभी बंद थोड़े होता है, पर्व त्योहार के दिन तो और ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कहीं फील्ड में होंगे, हुँ, फील्ड पूरा घूम लिया जगदीशपुर से लेके शाहपुर, बिहियाँ, कहीं डीएसपी साहब नज़र नहीं आए, जहाँ जुलूस निकला वहाँ भी नज़र नहीं आए, पहले नज़र आते थे। बिल्कुल। तो एसडीएम साहब कहाँ गायब हो गए पता नहीं चल रहा है। हुँ, आसमान में है कि ज़मीन के नीचे है पता नहीं चल रहा है। और एसपी साहब तो मिल ही नहीं रहे हैं। तो कई सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि न्यायिक जाँच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लोगों को सरकार पर भरोसा करना चाहिए और सरकार को भी और माननीय न्यायाधीश जो जाँच कर रहे हैं, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि
जो भी आरोपी हैं सभी जांच के घेरे में आए पहले। ठीक है, जो निर्दोष होंगे बच जाएंगे, जो दोषी होंगे फंसेंगे। भाई देखिए, 2-4 दोषी भी बच जाए तो ठीक है, चलेगा। एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, ये भी सच है। माने 5 अपराधी बच जाए वो मंजूर है, ठीक है ना? न्याय यही कहता है, लेकिन एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। 5 बेईमान भले बच जाए, लेकिन एक ईमानदार आदमी नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि उससे एक परसेप्शन बनता है। तो मुझे उम्मीद है भाई, ये बड़ा आदेश है सरकार का। न्यायिक जांच कोई छोटा-मोटा जांच नहीं होता है, और सरकार के आदेश का ही असर है कि सारे आरोपी पुलिस वाले या जुड़े हुए अधिकारी अंडरग्राउंड हो गए हैं। कोई मीडिया के सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा रहा है। लेकिन अब तो उनको जज साहब के सामने जाकर अपना पक्ष रखना ही पड़ेगा, और उनको अधिकार है अपना पक्ष रखने का। और विश्वास करना चाहिए कि इस कमेटी के जांच में सब कुछ साफ हो जाएगी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर थे। पूर्व डीजीपी अभयानंद ने जो सवाल उठाए हैं और जो परिजनों ने सवाल उठाया है, इस पर क्या कुछ होता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।